हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका इंग्लिश पोएट्री है सब्जेक्ट होगा, जो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होगा। इनके आज उनके लिए मैंने नया मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पेपर की दृष्टि में जितने भी प्रश्न आपको मैंने पिछले गत वर्ष बताया था वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक था, और इस बीच भी मैं आपको नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए मॉडल पेपर की तरह लेके आया हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से A1 क्लास होगा और आपके जो मूवमेंट होंगे वो क्लियर और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत, क्योंकि आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के यानी कि क्लास की तरफ, की किस तरीके से मॉडल पेपर आया है। अगर आप लोग को ऐसे नए नए वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग भी जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं और आप वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसका नए नए वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर हमें ये क्लास की इतने वीडियो चाहिए। तो बिल्कुल आपको सारे वीडियो बैक टू बैक मिलते रहेंगे और अच्छे से आप लोग को तैयारी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। तो कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया जाएगा बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश पेपर, आपका इंग्लिश पोएट्री होगा। टाइम आपका दिया जाएगा यहाँ पे दिया जाएगा 2 घंटे का, और सारा सब कुछ आपका चेंज हो चुका है। सारा आपका जो टाइमिंग था वगैरह सारा चीज़ चेंज हुआ। 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे 40 वर्ड का आपका पेपर 50 वर्ड का आपका पेपर होगा। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन लिखा जाएगा एनी अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन पर इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है इस तरीके से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि व्हाट इज़ सोनेट। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज़ सोनेट, की सोनेट किसे कहते हैं, सोनेट क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि द सोनेट आल्सो इज़ ए फॉर्म ऑफ द लिरिक एंड ऑफ ऑल इट्स फॉर्म इट इज़ मोस्ट केयरफुली ऑर्डर्ड एंड बाउंड बाय डिफाइन रिजिड रूल्स। द वर्ड सोनेट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोनेटो, यानी कि जो ग्रीक भाषा में सोनेटो लिखा है वो सोनेट वर्ड जो लिया गया है वो सोनेटो से लिया गया है। मीनिंग जो सोनेटो का मीनिंग है वो जिसे कहते हैं हम आउंड। इट इज़ शॉर्ट, लिरिक इज़ 14 लाइन एंड द इटालियन पोएट पेट्रार्च was the first to use this form of the lyric to express his love for his beloved Lara, and its use became the mark of Petrarchan love poetry of all Europe. In the 16th century, Petrarch had divided his sonnet into parts. The octave of 8 lines at the sestet of 6 lines, with a push of or caesura after the 8 line. Its rhyme scheme was AB VA AV BA CDE और CDE। इस तरीके से लाइन को क्लियर किया था। सेकंड क्वेश्चन का डिफाइन लिरिक का मतलब होता है काव्य। दोस्तों काव्य में वैसे तो हिंदी आप लोग को समझ में आते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है। तो डिफाइन लिरिक को आप लोग को लिरिक है क्या, काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे द कॉन्सिस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी राइट लिरिक इज़ ए पोएम एक्सप्रेसिंग राइटर इज ऑन थॉट एंड सेंटिमेंट ब्रीफली इट स्टैंजा और स्ट्रोक्स। According to James Reeves, it is short poem into fixed form expressing in a single thought emotion. Brentier writes, in the last resort of conformity of the moment with the emotion in a poem is all the needed to constitute it a true lyric. It has been defined the quintessence of momentary mood generated into word. तो देन डिफाइंड लिरिक। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपका थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एन ऑड। व्हाट इज़ एन ऑड के बारे में लिखना है यहाँ पे कि द ऑड इज़ ए लिरिक पोएम which expresses exalted or enthusiastic emotion in respect of a theme which in definite at the
does so metrical form which is a rule, complex or irregular, and or expected to show in unusually free flow. The feeling and imagery odd is an strain, the enthusiastic and exalted lyric verse, directed to fixed purpose and dealing progressively with one डिनिफाइड थीम, यानी कि जो इसका थीम था वो क्या था, डिजनिफाइड थीम थी। तो ये ऑड के बारे में था। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि हु इंट्रोड्यूस द हेरोइक कपल्ड इन इंग्लिश। अब इसमें लिखेंगे आंसर में आप लिखेंगे दोस्तों कि यूज़ ऑफ द हेरोइक कपल्ड वाज पायोनियर्ड बाई गफर्ड, यहाँ पे गए कि गफरी चेशर इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड द सेंटिनरी टेल्स, and generally considered to have been propheted to Johnny Darden and Alexander Pope in the Restoration Age and early 8th century, respectively. Heroic couple, a couplet is rhyming iambic pentameter after performing a distinct rhetorical as well as material unit. The heroic couple traditionally appears in long narrative poems called epic, but it can also be used in mock epic that predict the heroic tone epic poetry. तो ये था फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ राइम, यानी कि जो फंक्शन राइम का फंक्शन है वो कौन सा है उसके बारे में लिखना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है यहाँ पे आपको। तो लिखेंगे इसमें कि राइम इन राइटिंग एट द best does not music. The use of rhyming in poetry arises from the need to express some words more strong than others. The respected use rhymical patterns of such accent produce rhymical effect which sound pleasant to the mind as well as the soul. In speech, rhyme is used unconsciously to create indefinable pattern. Moreover, rhyme captivates the audience and readers alike, the giving musical effect in speech a literature piece. तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मीटर इन पोएट्री, यानी कि काव्य में मीटर का क्या तात्पर्य है, या जैसे भी क्वेश्चन आपको आता है बट इंग्लिश में जो होता है वो आएगा इस तरीके से क्वेश्चन आपका कि मीटर के पोएट्री के बारे में की। अब इसमें लिखेंगे कि मीटर इज द बेसिक रिथमिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन विद इन ए वर्क ऑफ पोएट्री। मीटर कंसिस्ट 2 कंपोनेंट, इसके 2 घटक बताए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें द नंबर ऑफ सिलेबस, सेकंड दिया गया है कि ए पैटर्न ऑफ एम्फेसिस ऑन दोज सिलेबस। तो ये था कंपोनेंट के बारे में, यानी कि मीटर इन पोएट्री के बारे में। फिर था 7 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ट्रू लव, यानी कि ट्रू लव का जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो इसमें सेंट्रल आइडिया के बारे में लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि द पोएट ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द वर्ड एंड फाइंड दैट नथिंग इज कॉन्स्टेंट इन द इनकॉन्स्टेंट वर्ड. In spite of this, agrees that his love of constant and the cannot change with a change of the time. Love cannot be removed by remover. Love constant thing. तो ये था सेंट्रल आइडिया पोएम ट्रू लव का, यानी कि ट्रू लव का जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में था। उसके बाद फिर आपका आता है 8 नंबर प्रश्न कि डिस्क्राइब द पोप एज ए स्प्रिस्ट, यानी कि अब लिखेंगे डिस्क्राइब पोप ए सैटिरिस्ट। आंसर में लिखेंगे कि सैटायर प्रिडोमिनेटेड इन द वर्क ऑफ पोप। सैटायर predominate the works of Pope is as a satire he excel of the English poets. None produce excel him in vivid portraits of the people he detested. The rape of the look
The disagreed moral is the satire and epistole of Horace imitated are the best his satire. तो ये था पॉप के बारे में सैटायर, यानी कि सैटिस्ट हैं, तो पॉप जी के बारे में था। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th नंबर क्वेश्चन था कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द पोएटिक स्टाइल ऑफ वर्डवर्थ। इसमें लिखेंगे कि वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन द स्टाइल ऑफ पोएट्री आर द मोस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ ऑल द आइडियाज इन हिज प्रीफेस। He insists that his poems contain little of the so-called poetic diction and that they were written in selection of language rarely used by men. He summed as his view the poetic dissection by instincting that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and of material composition। तो ये था यानी कि ब्रीफ नोट ऑन द पोएटिक स्टाइल ऑफ, यानी कि वर्ड का जो स्टाइल है उसके ब्रीफ के बारे में लिखना था और इस पर एक थोड़ा सा नोट भी लिखना था। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट आता है 10th नंबर क्वेश्चन कि हाउ डज द अर्नोल्ड डिस्क्राइब द वर्ड्स इन डेवोरविच। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि एनरोल्ड डिस्क्राइब द वर्ड दैट हिज विदाउट रिलीजन एंड हिज काइंड ऑफ वर्ड इज बैरन एंड डेसोलेट। द वर्ड which seems to be so various, so beautiful and so new has really neither love nor light nor certitude nor help for pain. All the struggles and activities of human beings are useless if there is no spiritual force in guide them। तो ये था सेक्शन ए के सारे प्रश्न। सेक्शन ए में हमने आपको एक एक प्रश्न बताया जिसमें हाउ डज द एनरोल्ड के बारे में था, एनरोल्ड के जो वर्ड्स डॉवर बीच के बारे में था, उसमें इसमें लिखना था कि ये कैसे हुआ था वर्ड का जो वर्ड डॉवर बीच का वर्ड डिस्क्राइब, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना था। फिर आता है सेक्शन बी में आपको लिखना है एनी अटैम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, इसमें 200 वर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन की लोएस्ट नोट ... फ्रॉम डूम्स। अब इसमें आता है लव्स नॉट ... ऑफ डूम एक्सप्लेन एक्सप्रेशन। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब रेफरेंस में लिखेंगे इसमें आप लोग दोस्तों कि दीज लाइन, रेफरेंस लिखेंगे दीज लाइन आर द पार्ट ऑफ सोनेट नंबर 116। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड बाय विलियम शेक्सपियर। फिर कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द ग्रेटेस्ट पोएट ऑन द डोमिनेट्स ऑफ द एलिजाबेथन इंग्लैंड, ए मैरिड माइंडेड जीनियस आफ्टर established performance importance and the eternity of true and spiritual love. Shakespeare states that love is free from the bondage and time and space. It continues to exist even till the day of judgment। ये था लव के बारे में कि उनके बारे में विलियम शेक्सपियर जी की रचना है। ये विलियम शेक्सपियर जी के बारे में जो इनकी थी लेट मी नॉट टू मैरिज द ट्रू माइंड्स, इसमें से आपका दिया गया है। फिर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में आता है कि द पोएट सेज दैट ट्रू लव, यानी कि कभी का कहने का मतलब है कि ट्रू इज़ नॉट ए प्लेथिंग और गेम फॉर टाइम। इन अदर वर्ड्स टाइम कैन नॉट अफेक्ट द intense feeling of love, although beautiful rosy lips and cheeks come within the range of his curved sickle with the passage of time. Physical beauty and diminish, but love remains constant forever. It continues to exist even up the doomsday of the
डे ऑफ जजमेंट। अब इसमें कमेंट में लिखना है कि लव नॉट टाइम ए फूल, लव इज नॉट टाइम फूल, लव इज नॉट ए प्ले थिंग फॉर टाइम। इन शेक्सपियर्स प्ले क्लाउन द इंट्रोड्यूस एज फूल वेरी इंटेलिजेंट एंड वर्डली वाइज कैरेक्टर, हाउएवर ए प्ले थिंग फॉर कैरेक्टर। सेकेंड नंबर दिया गया है कि वेंडिंग स्टिकर ऑफ कंपास, कि द रेंज ऑफ कर्विसिकल टाइम हैज़ हेयर बिन person find as the reaper having a curved sickle in hand of cut down everything that comes within the range of his tool। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि द सब देयर विद डिनाइड टू आई फाउंडली आस्क। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग रेफरेंस में लिखेंगे, रेफरेंस डालेंगे, रेफरेंस लिखेंगे कि दिस स्टैंजा टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय मिल्टन। फिर लिखेंगे आप लोग कॉन्टेक्स्ट में कि द पोएट ड्रॉपलेस दैट हिज द रिपेंडेड incapacitated to write anything due to his sudden blindness. His fear and regret that poetic talent given to him by God would remain unstilted and futile up to last day of his breath। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि although his owl is very much eager and inclined to sub his good composing poem in his praising and describing his great quality and mercy, and that sincerely craves and aspiring to present and vivid and graphic description of his work, achievement and accomplishment, lest good should revoke him for not utilizing his given poetic talent to him, but immediately he puts in question to his soul it God would need his service when he has divided him his sight that is incapacitated to write anything due to blindness he thinks is foolish question or useless doubt। यानी कि जो उनका डाउट था आई फाउंडली आस्क का वो इस तरीके से था। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका 4 नंबर कि द कर्फ्यू टोल्स द डार्कनेस एंड टू मी। 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका कि द कर्फ्यू टोल्स। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज में 4 नंबर दिया गया है कि रेफरेंस में लिखेंगे। रेफरेंस में आता है कि इन दिस लाइन व्हिच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेस, यानी कि इसमें जो चैप्टर का नाम लिखा है एलेजी रिटन इज ए सेंचुरी चर्चयार्ड, द पोएट ड्रॉज पिक्चर द इन द इवनिंग व्हिच सर्विस द बैकग्राउंड टू इन द एलेजी। तो रेफरेंस था कि इन दिस लाइन व्हिच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेस जी की रचना है कि एलेजी रिटन इन एस कंट्री चर्चयार्ड। फिर आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में कि द पोएट ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ द इवनिंग व्हिच सर्व्स एज ए बैकग्राउंड टू द एलेजी। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि द चर्च बेल रिंगिंग इन द इवनिंग इज सेइंग ए गुड बाई to the depending day, the group of cattle which have been grazing in the grassland for the whose day are now moving about uneasily for their homecoming, the plowman who has been doing work in the field coming back home with weary steps, the entire landscape desert, only the poet and a evening dusk gradually thickening are left there। कमेंट में लिखेंगे द कर्फ्यू डॉट दे कि द राइम ऑन द कॉरस्पॉन्ड टू द रिंगिंग ऑफ द बेल। सेकेंड नंबर दिया गया है इसमें कमेंट में कि फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। थर्ड नंबर की वेर वे फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है वो ट्रांसफर ऑफ द इफिटी। तो ये था आपका
4 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ए सोनेट। अब आपका आता है इसमें 5 नंबर में लिखेंगे द सोनेट। सोनेट के बारे में लिखना होगा यहाँ पे आपको। द सोनेट इंट्रोडक्शन आएगा कि सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन। जो सोनेट की पोएम दी गई है वो आपको 14 लाइनों में है कि डिफरेंट पोएट्स हैव यूज्ड डिफरेंट राइम इन इट। It has a particular meter of its own, but in English poetry, its meter has been generally pentameter. So each is line made up the 5 feet 10 syllables. It is very compact poem. There are 3 kinds of sonnet present in English poetry. They are a Italian sonnet, in English sonnet, and the irregular sonnet. फिर आता है its history। इसमें आएगा हेडिंग आपका इट्स हिस्ट्री। इसमें लिखेंगे कि द सोनेट वाज प्रोबेबली इन्वेंटेड इन सिंसिली द अर्ली 13th सेंचुरी, बट इट वाज परफेक्ट द पेट्रेज 1304 1374 इन